हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि विभिन्न ये PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। और जो अभी AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा CGL का, या फिर अन्य स्टेट में भी जो PCS के एग्ज़ाम होंगे, या फिर जो भी SI के एग्ज़ाम होते हैं बिहार में भी, या फिर UP उत्तराखंड कहीं भी होते हैं जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए थोड़ा मिक्स टाइप क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे हैं। स्वप्नवास वधता के लेखक हैं, तो स्वप्नवास वधता के लेखक, ये स्वप्नवास वधता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास वधता के लेखक भास हैं। ठीक है, भास स्वप्नवास वधता का लेखक हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाकवि भास द्वारा रचित यह नाटक वसराज उदयन एवं वासवदत्ता की वत्सराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। ध्यान रखेंगे इसको। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है राजा खारवेल का नाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है, हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल थे। ठीक है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण किसने किया था? तो चंदेलों ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया। खजुराहो चंदेलों की राजधानी थी। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग काल में हुआ था। और किसने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को का निर्माण? तो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखेंगे इसको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम के समय में हुई थी। यह बौद्ध दर्शन का महान केंद्र था जहां पर अनेक विदेशियों ने शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो मुस्लिम था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था। ये आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण बख्तियार खिलजी का बिहार बंगाल आक्रमण था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये जो बख्तियार खिलजी का आक्रमण था भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो मुसलमान था। ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र को धर्मपाल ने स्थापित किया था। बी आंसर हो जाएगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल 775 से 800 ईस्वी ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, जावा सुमात्रा से संपर्क था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, जावा सुमात्रा से संपर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 12वीं सदी में
राष्ट्रकूट वंश के लेख 5 राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में मिले हैं। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में मिले हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में पाए गए हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो चंदवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंदवरदाई ने। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो चंदवरदाई। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय तथा कल्हण ने रास तरंग की रचना की है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो चंदवरदाई हैं। और जयानक ने पृथ्वीराज विजय का रचना किया है। ठीक है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय की और कल्हण ने रास तरंगिणी की रचना की है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के लड़ा था। ठीक है, कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इसी कारण दोनों में गोलकुंडा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है? तो मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन है। ठीक है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। ए आंसर हो जाएगा। देखिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने फारसी भाषा में मसनवी मुस्लिम कानूनों का संग्रह लिखी जिसका नाम मुबाइन था। यह पद्य शैली में है। ध्यान रखेंगे इसको। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है होली वार। ठीक है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है होली वार। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है होली वार था और इसके माध्यम से वह दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होली वार था और इसके माध्यम से दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, औरंगजेब। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था, क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह था। डी आंसर हो जाएगा। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी काव्य पुस्तक पद्मावत में इस युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो मोपला आंदोलन जो था किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। 1921 के मोपला आंदोलन मूलतः 1916 से प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था जिसका संबंध 1920 में खिलाफत आंदोलन से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की
कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो मौलाना आज़ाद थे। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आज़ाद थे। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही 6 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक के अध्यक्ष भी थे। ध्यान रखेंगे, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, चूँकि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो 1940 से 45-46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रह गए थे। ठीक है, करीब 5-6 सालों तक। तो उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही 6 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक के अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी किनका नाम था? तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम था। ये बोला जाता था इनको फ्रंटियर गांधी। अब्दुल गफ्फार खान इनका असली नाम था। ध्यान रखेंगे, फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफ्फार खान था। सी आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत के उत्तरी पश्चिमी छोर पर खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहे जाते थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता। तो 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी नेता थे, जिन्होंने हिंदू महासभा के पुनरुत्थान में भाग लिया एवं अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसकी स्थापना 1915 में हरिद्वार में हुई। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। बी आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका मानना था कि सबसे आदि मूल परमेश्वर हैं, एक हैं। इनका मानना था कि सबसे आदि मूल परमेश्वर एक हैं। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये भी पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। डी आंसर हो जाएगा। उपन्यास जो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वही दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी की रचना की। यह इनकी पहली रचना थी। आनंद मठ इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है। आनंद मठ भी इन्होंने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही, और दुर्गेश नंदिनी भी इन्होंने लिखा है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो इनमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था वो पटना था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की, जिसमें पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन तथा
डाकघरों पर आक्रमण किए गए। इन घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित पटना जिला प्रभावित था। ठीक है, इन घटनाओं से सबसे अधिक पटना जिला प्रभावित हुआ था। ठीक है, जो महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिला था वो था पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली खान के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से आंदोलन के नेता थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से आंदोलन के नेता थे, ध्यान रखेंगे इसको। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वो थे कौन? पटना में 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली खान के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ था और बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से आंदोलन के नेता थे बिहार में 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? तो 1885 ईस्वी में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी, सी आंसर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में A.O. हुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। पहली बैठक मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिटेल्स भी ध्यान रखेंगे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और अध्यक्षता उस समय किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, R.C. दत्त, W.C. बनर्जी। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे नरमपंथियों में नहीं थे, ये गर्मपंथी थे, ध्यान रखेंगे। ये जो लाल पाल की तिकड़ी थी उसमें बाल गंगाधर तिलक ये गर्मपंथी ही थे, ध्यान रखेंगे इसको। कांग्रेस के गर्मपंथी तिकड़ी लाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक एक थे, जिन्हें नरमपंथियों द्वारा अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना और अनुनय की नीति पसंद नहीं थी। जिन्हें जो नरमपंथियों द्वारा जो अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना और अनुनय की नीति पसंद नहीं थी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, जो अनुनय विनय का नीति अपनाया गया था नरमपंथियों द्वारा, वो पसंद नहीं थी बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया कब आया था? तो 1906 के बाद आया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान कब आया था? तो 1906 के बाद आया था, ये आंसर हो जाएगा। 1906 ईस्वी के बाद कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल ने किया। 1907 का सूरत फूट इसका ही परिणाम था। ठीक है, 1907 में जो सूरत फूट हुआ था, सूरत में कांग्रेस विभाजित हो गई थी, वो इसी का परिणाम थी। 1906 में जो गर्मपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में INA की स्थापना की गई थी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे, क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो A.O. हुम ने किया था वो क्या थे? तो असैनिक सेवक थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन में असैनिक सेवक थे, ये आंसर हो जाएगा। A.O. हुम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे इसको। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो
23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च 1931 को, सी आंसर होगा। लाहौर षड्यंत्र केस के दोषी ठहराए जाने के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो जनरल डायर को गोली ऊधम सिंह ने मारी थी, डी आंसर हो जाएगा। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो ऊधम सिंह ने मारी थी, डी आंसर होगा। देखिए, 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में की थी। ऊधम सिंह ने, ठीक है, माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी लंदन में 1940 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, ए आंसर होगा। देखिए, 1922 के असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। आईएनए की स्थापना हुई थी। तो आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, सी आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की, अतः 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। ध्यान रखेंगे इसको। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। अंग्रेजों द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को करनी पड़ी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही किया था अध्यक्षता। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए? तो 1908 में बाल गंगाधर मतलब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। ध्यान रखेंगे इसको। सरकार ने सूरत फूट के फौरन बाद आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। गर्मपंथियों के अखबारों की जुबान बंद कर दी गई। इसके मुख्य नेता तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। अधिकतर नरमपंथी थे, कहाँ से थे? तो नरमपंथी जो थे शहरी क्षेत्रों से थे। अधिकतर नरमपंथी जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे, बी आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि कांग्रेस के नेता नरमपंथी थे जो शहरी वर्ग के थे। ठीक है, शहरों से थे, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन सा केंद्र था? तो जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो वो था जगदीशपुर। डी आंसर हो जाएगा। जगदीशपुर 1857 के विद्रोह में केंद्र था, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक चला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। होश विद्रोह हुआ था, तो होश विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के दौरान हुआ था होश विद्रोह। ठीक है, होश विद्रोह जो हुआ था 1820 से 21 के दौरान हुआ था।
हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। ध्यान रखेंगे इसको। ज्योग्राफी का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। डी आंसर हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। डी आंसर हो जाएगा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। बोडो निवासी है, तो बोडो निवासी है कहाँ के? तो गारो पहाड़ी के निवासी है बोडो, ठीक है। बोडो जनजाति जो है गारो पहाड़ी के निवासी हैं। ए आंसर हो जाएगा। बोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व के गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है, ठीक है। प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। यह 15 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हुआ था। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। यह सिसिली इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है सिसिली इटली में स्थित है, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। बी आंसर हो जाएगा। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है शिवालिक है। बी आंसर होगा। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वतपदीय भी कहते हैं, ठीक है। पर्वतपदीय भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो राज्य है केरल है। सी आंसर हो जाएगा। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ भारत का लगभग 90% रबड़ उत्पादित होता है, ठीक है। भारत में अगर जितना भी रबड़ उत्पादन होता है तो केरल में ही 90% रबड़ का उत्पादन हो जाता है भारत में। आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा जो है आम्र वर्षा बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा जो आम के उत्पादन के लिए फायदे की होती है, इसे ही आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। आम्र वर्षा है, तो आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की मिलन स्थल कौन सा है? तो कहाँ पे मिलता है? तो नीलगिरी पे मिलता है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। बी आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? तो चाय का उत्पादन करता है। ध्यान रखेंगे कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। ए आंसर हो जाएगा। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां इनमें से कौन सी है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ए और बी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम दिशा में बहती है। ध्यान रखेंगे इसको। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। तो कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, पहले बिहार था तो बिहार में उत्पादन होता था, लेकिन अब बिहार नहीं, अब झारखंड हो गया है ना। तो कोयले के उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल 2000 में बिहार
और मध्य प्रदेश के बंटवारे के बाद स्थिति बदल गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब झारखंड हो जाएगा ना कोयले राज्यवार उत्पादन में ज़्यादा। नेक्स्ट, ये डाटा वाला प्रश्न है तो डाटा को अलग से देखेंगे। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। अमेरिकी महाद्वीप में स्थित ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा गहरे कैनियन का निर्माण होता है। अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा गहरे कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी से, ठीक है, राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू किया गया था ना पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ लाया गया था? तो राजस्थान में। डी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ? तो राजस्थान में। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे इसको। पंचायती राज प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण इसका प्रधान लक्ष्य है। सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति के विकेंद्रीकरण से है। इस व्यवस्था के द्वारा संविधान में दिए गए अनुच्छेद 40 के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। ध्यान रखेंगे इसको। पंचायती राज को पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। 73वें संशोधन द्वारा लाया गया था ना। तो पंचायती राज को कब लाया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया गया और अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आ गया था। 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज प्रभाव में आ गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त के वितरण से संबंध रखता है। राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। बी आंसर होगा संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार एक वित्त आयोग होगा जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा करने के लिए उत्तरदायी होगा। अभी तक 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो इसके जो 16वें वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पड़गड़िया थे। और इसकी जो सिफारिशें हैं कब तक लागू रहेंगी? तो 2026 से 2031 के बीच लागू रहेंगी इसकी सिफारिशें। ठीक है, और इनमें जो राज्यों को हिस्सा दिया गया है 41% हिस्सा दिया गया है। ठीक है, राज्यों को। ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जाते रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अभी AEDO का भी पेपर होने वाला है जल्द ही, और CGL का भी होगा, और अदर स्टेट में स्टेट PCS का होगा। तो इस हिसाब से आप तैयार करते रहिए। ठीक है, PYQ के हिसाब से, क्योंकि जो आस्क क्वेश्चन होते हैं वो लगातार पूछे ही जाते रहते हैं और आसपास से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।